हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग देख रहे हैं सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो आपके सामने हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। और बता दें कि इसके पहले हमने काफ़ी सारे सीटेट के पेपर्स कम्प्लीटली सॉल्व करवाए हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर जो इसके पहले काफ़ी सारे सीटेट के पेपर सॉल्व हुए हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम धुआंधार तरीके से। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका 7 जनवरी 2022 का पेपर। ठीक है, कब का है? 7 जनवरी 2022 का पेपर है ये। और किसका पेपर है? सीटेट का है। और सब्जेक्ट आपका सभी को दिख रहा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए फटाफट से आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन दे रहा है कथन और कारण से, तो कथन कारण देख लेते हैं पहले। इसमें दे रहा है एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। तर्क दे रहा है व्यक्तियों में जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न दरों पर होता है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ कारण भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए हमने आपका आंसर जो है यहीं पर हमने आपको बता दिया। बाकी के जो ऑप्शन होंगे वो आपको दिखा दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आंसर आपका हो जाएगा कि इसका तर्क भी सही है, कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो आपको बताना है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, 20 से 25 मिनट में आपका ये पेपर सॉल्व आपके सामने हो जाएगा। बताएंगे जल्दी से किस पर निर्भर करता है। हाँ, आंसर की बात करें अगर आपके, तो देखिए जो विकास है वो आनुवांशिक बनावट पर भी निर्भर करता है और जो है भौतिक वातावरण पर भी होता है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है आपसे कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? बताइए जल्दी से। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ते हैं? बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ये है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो प्रतीकात्मक खेल होता है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं तू चोर बन जा मैं सिपाही बन जाऊं, ये चीज जो होती है ना, ये प्रतीकात्मक खेल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन है? प्राथमिक समाजीकरण बताइए। किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। क्या होगा प्राथमिक समाजीकरण? बिल्कुल हमने ऑप्शन डी बताया था, पा से जो स्टार्ट होता है वो ही आपका प्राथमिक समाजीकरण होता है। जैसे परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, ठीक है, ऐसे ही। और परिवार के जो सगे संबंधी होते हैं ये भी आपके प्राथमिक समाजीकरण में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए फिर ऑप्शन दिखाते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। बताइए पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या है? यह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। बताइए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। मतलब वो ये नहीं समझ पा रही है कि ऐसा कैसे हो रहा है। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सी कैन नॉट रिजर्व हर थिंकिंग। मतलब रिवर्स हर थिंकिंग, मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ती सोच। मतलब जैसे 3 + 2 = 5 होता है, अगर हमने बोल दिया 5 - 2 = क्या आएगा तो वो नहीं बता पा रही है। तो यही चीज इसमें हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पूछा जा रहा है लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। क्या होगा आंसर? सभी बताएंगे। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है कल्चरल टूल्स के द्वारा। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण। जहां भी लियो वाइगोत्स्की आ जाए, समझ लेना सहयोग की भावना आएगी, और सहयोग कहाँ होता है? समाज में होता है, और समाज में क्या पाया जाता है? सांस्कृतिक उपकरण पाए जाते हैं। कल्चर किस में पाया जाता है? समाज में। तो बस आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताएंगे सभी। भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर की बात की जाए, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या होगा आंसर? तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया है। चलिए तो देखिए, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रयोग होता है, मतलब प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन ए, मतलब भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, तभी हम आपस में इंटरेक्ट हो पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, या फिर शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष? क्या होगा? समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, आगे पूछा जा रहा है, बताना है आपको क्या होगा। अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। बताइए। देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में ना बच्चे ज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? अच्छी लड़की, अच्छा लड़का है ये, या फिर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, आगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? बताइए। सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। बताइए क्या होगा? आंसर की बात करेंगे, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। किसमें? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में। ठीक है, आगे है हावर्ड गार्डनर। इनके अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं बताइए, दूसरों की मंशाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, ये बुद्धि कौन सी है? बताइए। वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। आंसर याद रखिएगा इसका बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये है आपकी इंटरपर्सनल। ठीक है, क्या है? ये है इंटरपर्सनल, इसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे नेताओं वगैरह की होती है ना, दूसरों को समझते हैं बहुत अच्छे से और अपनी बातों में उलझा सकते हैं, इस तरह की। ठीक है, आगे है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। फिर दे रहा है, स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। बताइए। आगे है, उन्हें स्पष्ट रूप से
बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना है। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए ही सही है। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण होती है। बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है? बताइए। जेंडर कंस्टेंसी, फिर जेंडर इक्विटी, जेंडर बायसिस और जेंडर एम्पावरमेंट। बताइए क्या होगा? ये जो है ना, ये आपका जेंडर बायस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जेंडर बायस कहलाता है। ठीक है, जेंडर पक्षपात। आगे चलते हैं। तो एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पहला है, उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। आगे, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियम सुसाधित होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही आपका राइट हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। आगे नेगेटिविटी पूछी है। ठीक है, आगे है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, आंसर जो है ना, पहला नंबर पे जो दिया था आपका कि उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उनका सर्वांगीण विकास ही हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ये। आगे है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? बताइए। समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र समावेशी शिक्षा के लिए सहायक। बताइए। आंसर होगा आपका सही ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उनका उचित आवास। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? बताइए। शारीरिक विकार बोल रहा है, क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। ठीक है, गति समन्वय वैफल्य। ठीक है, इंग्लिश में याद रखिए डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए, ऑप्शन आ गया। आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। क्या होगा उनके लिए, क्या करना चाहिए? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण। जब वो देख नहीं सकते हैं तो हम हस्तलिखित नोट्स का क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड का क्या करेंगे, और ये अलग से बैठाना तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को किससे बचना चाहिए? मतलब नेगेटिव पूछा है। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, उन संप्रत्यय को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनसे बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार है वो लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। आगे,
जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रखें। आगे है पठन वैफल्य और फिर है वाक्बाधिता। देखिए उसने सिंपल सा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है स्वलीनता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया भी है स्वलीनता जो है ये जितना हो सके एक ही समय सारणी में लिप्त रखें और यह दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, स्वलीनता जो है ना, ये ऑटिज्म बोलते हैं। ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें मरीज ना तो अपनी बात ठीक से कह पाता है, ना ही दूसरों की बात को समझ पाता है और ना उसे मतलब संवाद स्थापित हो पाता है। ठीक है, अब देखिए कथन कारण है तो शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया है इन्होंने कहा है कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक छात्रों की सक्रियता व रचनात्मकता जो है सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित कर उनका दुनिया के वास्तविक तौर तरीकों से संबंध बना पाएगा तथा छात्रों में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का विकास होगा। जबकि अधिगम सीधे शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब यह कथन सही नहीं, ए तो सही है लेकिन जो आर दिया है ना वो गलत दिया है। ठीक है, आगे है विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर। जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित है और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना गया है उनका ही आधार बनाते हैं। ठीक है, ज्ञान के निर्माण को, इसी को हम क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको, एक भी याद नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे। आगे है सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत ही समझ लेकर आते हैं। आगे है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत हो जाता है। बस आंसर आपको मिल गया होगा, कहाँ गया, देखिए सही नहीं है पूछा उसने। ठीक है, नहीं, तो ये आपका जो निगेटिव पॉइंट है ना यही है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है, बताइए। असफलता के लिए क्या जिम्मेदार है। असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है असंदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, बताइए। बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है अधिसंज्ञानात्मक कौशल, बताइए क्या होगा। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। आगे त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम व सजा देकर खत्म करना चाहिए। अच्छा, आगे है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है और विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की
जो स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। बताइए कथन सही है पूछा है। आंसर जो होगा ना ये आपका जो दिया है ऑप्शन सी, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। ठीक है, आगे है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। तो देखिए इसके ऑप्शन जो हैं आपके सामने आ रहे हैं। देखिए अधिगम और सूचना प्रसंस्करण, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर दें। चलिए, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और फिर क्या है, नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए आंसर की बात की जाएगी ना तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है एक विद्यार्थी दे रहा है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है और यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। बताइए, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, महारत हासिल करने की दिशा में, परिहार उन्मुख महारत, बताइए क्या होगा, परिहार उन्मुख प्रदर्शन। देखिए आंसर जो आपका फर्स्ट है ना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यही आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे दे रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, बिल्कुल गलत, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। बस आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 30 में से आपके जो ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं, इनमें से अब आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है,